तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं अनीता सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। रजनीगंधा फूल की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। अंडा देने वाली मुर्गियों का वैज्ञानिक विधि से पालन पर जानकारी। हमारे प्रदेश के जिन किसानों ने रजनीगंधा की फसल लगाई है, उनकी फसल अभी वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था पर होगी और इस फसल से अधिक फूलों की संख्या लेने के लिए जरूरी है कि इनका प्रबंधन वैज्ञानिक संतुतियों के अनुसार किया जाए। अतः रजनीगंधा की फसल में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को करना है, इसकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का ये अंश। हमारे जिन किसान भाइयों ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में एवं मार्च माह में रजनीगंधा फूल की रुपाई की होगी, उनकी फसल इस समय वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और फसल में सिंचाई करते रहने के कारण विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी उगाते हैं, जो कि फसल के साथ पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार के कीट व रोगों को भी आमंत्रित करते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपको अपने खेत में खरपतवार दिखाई दें तो इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आप खुरपी द्वारा निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। साथ ही पौधों के चारों तरफ हल्की गुड़ाई कर मिट्टी भी चढ़ा दें, जिससे पौधे की जड़ों में वायु का संचार अच्छा होता है और फसल खरपतवार मुक्त रहने से कीट व रोगों का प्रकोप भी नहीं होता है। अब आइए बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, रजनीगंधा को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, किंतु नाइट्रोजन अधिक मात्रा में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करने से फसल को कुछ नुकसान होता है, जैसे पुष्प डंडियाँ अधिक लंबी और कोमल हो जाती हैं, पुष्प डंडियों पर रोग एवं कीटों का अधिक प्रकोप होने लगता है, तीव्र गति से वायु चलने से पुष्प डंडियाँ गिर जाती हैं, फूलों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रजनीगंधा फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट के अलावा 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 200 किलोग्राम फास्फोरस, 200 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें से फास्फोरस एवं पोटास की संपूर्ण मात्रा का उपयोग सल्ककंद रोपने के 2 से 3 दिन पहले खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा को 3 बराबर भागों में बांटकर नाइट्रोजन की पहली मात्रा का उपयोग बुआई के 30 दिन बाद तथा दूसरी मात्रा का उपयोग 60 दिन बाद तथा तीसरी मात्रा का उपयोग 90 से 100 दिन की फसल होने पर उपरवेशन के रूप में प्रयोग करना चाहिए।
अब आइए बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में रजनीगंधा की फसल को अधिक सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। यदि आप सही समय पर सिंचाई नहीं करते हैं तो आपके उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आप भूमि की किस्म के अनुसार आवश्यकता अनुसार 6 से 7 दिन के अंतर पर सिंचाई आवश्यक रूप से करते रहें, जिससे फसल की वृद्धि व विकास अच्छा होता है। इसलिए समय समय पर फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें तथा खेत में जल भराव नहीं होने दें। अब आइए बात करते हैं फसल सुरक्षा की। तो रजनीगंधा में सामान्यतः कीट व बीमारियों का प्रकोप कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ रोग व कीटों का प्रकोप देखने में आता है, जिसमें से पहला कीट है थ्रिप्स। यह कीट बहुत ही छोटा होता है, जो पत्तियों की निचली सतह पर रहते हैं। यह पत्तियों तथा तना का रस चूसते हैं, जिससे पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण हेतु मेलाथियान नामक रासायनिक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। दूसरा है माहू कीट। यह कीट पुष्पों एवं नई पत्तियों से रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फूलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इस कीट के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड नामक रासायनिक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अब यदि रोगों की बात करें तो धब्बा एवं झुलसा रोग। इस रोग का प्रकोप मुख्य रूप से पत्तियों पर होता है। प्रभावित पत्तियों पर पीले से भूरे या काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर समय समय पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपनी रजनीगंधा की फसल का प्रबंधन करते हैं तो आपको आने वाले समय में अधिक एवं अच्छे पुष्पों की प्राप्ति होगी। कृषि से व्यवसाय के रूप में प्रदेश के बहुत से किसान भाई मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं और इससे अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जो किसान या बेरोजगार युवक अंडे के लिए मुर्गियों का पालन करना चाहते हैं तो उन्हें वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा, जैसे उन्नत नस्लों का चुनाव, आवास, आहार व टीकाकरण इत्यादि। यदि किसान इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो ये व्यवसाय घाटे में जा सकता है। अतः कैसे करें अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन व्यवसाय, इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के डॉक्टर जिया उल हुदा से। वर्तमान समय में बिहार में सालाना हम लोग 200 करोड़ अंडों का आयात करते हैं। इसको देखते हुए बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने एक प्रशिक्षण इकाई किसानों के लिए लेयर फार्मिंग की बनाई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान लेयर फार्मिंग को, अंडा उत्पादन तकनीक को सीखकर हमारे राज्य से 200 करोड़ रुपए जो प्रतिवर्ष बाहर जाता है उसको हम लोग रोक सकें। लेयर फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे किसान डीप लीटर सिस्टम में भी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं, केज बैटरी सिस्टम में भी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग साधारणतः ये देखना है कि व्यावसायिक स्तर पर जब हम लगभग 4 से 5 हज़ार लेयर फार्मिंग एक साथ करते हैं तो हमें एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे अच्छा होता है कि हम लोग केज बैटरी सिस्टम पर हम लोग मुर्गी पालन करें, क्योंकि इसमें प्रारंभिक लागत तो थोड़ी किसानों को ज़्यादा आती है, लेकिन लंबी अवधि तक जो हमारी मजदूरों की समस्या है उससे हमको बहुत निजात मिलता है। और एक मजदूर साधारणतः हमारे 5000 मुर्गियों को केज बैटरी सिस्टम में रियर कर सकता है, जो एक आर्थिक पहलू के एक महत्वपूर्ण कारण भी है। इसमें हम लोगों को नस्लों का चयन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साधारणतः वेंकीज इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित BB 300 प्रजाति जो मुर्गियों की है, जो 300 से 320 अंडा प्रतिवर्ष देती है, जो आज के परिवेश में काफ़ी किसानों के बीच पॉपुलर है और हम लोग भी उसी की पालन कर रहे हैं। साधारणतः वाइट लेगहॉर्न BB 300 कुछ ये 2 ऐसी अभी प्रजाति हैं जो
काफ़ी पॉपुलर हैं और इन्हीं प्रजातियों का चयन करें, क्योंकि प्रतिदिन जब तक आप लेयर फार्मिंग में 85% 90% तक अंडा का कलेक्शन नहीं होगा तो लेयर फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल नहीं होता है। दूसरा सबसे ध्यान देने वाली बातें हैं लेयर फार्मिंग में कि दाने का निर्माण, जबकि सामान्यतः बाज़ार दर पर आप अगर दाना खरीदेंगे तो वो लगभग आपको 26 रुपये से 28 किलो रुपये प्रति दाना आपको खर्च आएगा, लेकिन जब लेयर फार्मिंग का दाना आप खुद बनाएंगे तो वो खर्च आपको 18 रुपये से 19 रुपये प्रति किलो में बन जाएगा। ये आर्थिक पहलू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग दाने का निर्माण स्वयं करेंगे। एक लेयर को एक दिन में लगभग 120 ग्राम दाने की आवश्यकता होती है। हम लोग हमेशा जब पानी देते हैं तो पानी बिल्कुल एकदम स्वच्छ हो, लगातार एक इंच से दूसरे इंच तक पानी जाता रहे, और इसमें हम लोगों को ये सुविधा मिलती है। अब तो इससे भी एक एडवांस आ गया है कि हम लोग एक ड्रिप वाटर चैनल यहाँ लगवा देते हैं कि मुर्गियाँ बस उसको खुद से चोंच से पकड़ती हैं और ये होती हैं इसमें, उसमें इससे भी कम पानी की बर्बादी होती है और वो और भी सशक्त माध्यम है। इसमें हम लोगों को मेडिसिन देने में भी काफ़ी इस चैनल में हम लोगों को सुविधाएं होती है। कितना आसान है कि एक आदमी एक ट्रे से आता है, वो अंडा एक तरह से उठाते हुए एक ट्रे में लग के चला जाता है, दाना एक आदमी आता है एक तरफ से यहाँ से दाना सबके सामने डालते हुए चला जाता है। बिल्कुल एक लेबर इस पूरे 5000 मुर्गियों को आसानी से मैनेज कर लेता है। ये सबसे अच्छी बात इस सिस्टम की, केज बैठी सिस्टम की यही है कि इसका जितना भी लीटर है, जो हमारी मुर्गियों को एक बीमारी परेशान करती है कोक्सीडियोसिस, साधारणतः वो ख़राब लीटर और मॉइस्चर की वजह से होता है। इसका सारा लीटर एक साथ इसके केज के नीचे गिरता रहता है, और जब हम 72 सप्ताह बाद जब हम अपने बर्ड को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि वो उस वक्त वो प्रॉफिटेबल नहीं रह जाता है, तब उस लीटर को भी उठाते हैं, जो साधारणतः 2000 रुपये प्रति ट्रैक्टर के हिसाब से हमको उससे अतिरिक्त आमदनी होती है, और वो खेतों के लिए काफ़ी उपयुक्त फर्टिलाइज़र के रूप में कार्य करता है। वो भी हमारे आमदनी का एक सशक्त स्रोत है। निश्चित रूप से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर हमारे बड़े पैमाने पर हम लोग लेयर फार्मिंग की प्रशिक्षण देते हैं। बिहार वेटनरी कॉलेज पटना आपको इस संदर्भ में बहुत ही व्यापक प्रशिक्षण देती है। इसके अलावा सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली आपको इस मामले में बहुत प्रशिक्षण दे सकती हैं, और साथ में आप जिला के आत्मा से और भी जो सरकारी एजेंसियां हैं वहाँ से संपर्क कर अच्छे जगह से आप इसकी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। तरबूज की रोपाई तकनीक पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कद्दू वर्गीय फसलों के अंतर्गत तरबूज की बात करें तो इसकी खेती हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जो अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तकनीक से पाली हाउस में तरबूज की नर्सरी तैयार कर मुख्य खेत में ड्रिप व मल्च का प्रयोग कर इन तरबूज की रोपाई करते हैं और गुणवत्ता युक्त अधिक पैदावार लेते हैं। अतः तरबूज की रोपाई तकनीक के बारे में अपने अनुभवों को बताने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं ग्राम ओरमांझी, जिला रांची के प्रगतिशील कृषक सुंदर महतो। सबसे पहले हम लोग खेत को जुताई करवा लेते हैं। जुताई करवा करके हम लोग चूँकि ड्रिप इरिगेशन है, हम लोग बेड बनवाते हैं जिसका दूरी है
120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर में बेड बन जाएगा। बेड बनने के बाद उसमें गोबर खाद दे देते हैं। गोबर खाद देने के बाद उसमें हम लोग जो बेसल डोज है, DAP 1 बैग, पोटास 25 kg, चूँकि फॉस्फोरस DAP में ऑलरेडी अवेलेबल है इसलिए हम लोग अलग से फॉस्फोरस नहीं देते हैं। ह्यूमिक गोल्ड देते हैं। उसी में हम लोग एक ह्यूमिक एसिड आता है जो कि आपको 1 kg पर एकड़ के हिसाब से उसको पाउडर फॉर्म में रहता है, उसको दे देते हैं DAP के साथ मिला करके। तो ये बेसिकली बेसिक बेसल डोज हो गया। अब उसमें हम लोग चूँकि मोर्टेलिटी ना हो इसलिए हम लोग उसमें फर्टिगो एक कीटनाशक आती है जो कि ऑर्गेनिक है, उसको हम लोग देते हैं। अब उसमें हम लोग मल्चिंग बिछा देते हैं। मल्चिंग बिछने के बाद चूँकि तरबूज की लतर बहुत ज़्यादा फैलती है इसीलिए हम लोग उसको 3 फीट के डिस्टेंस में एवरी बेड में हम लोग लगाते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग को नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा लगता है तो ऑटोमेटिकली हमारा यील्ड जो है वो बढ़ जाता है। तो ये हम लोग का एक प्लस पॉइंट होता है थोड़ा सा डेंस प्लांटेशन करने से। अब इसका जो नर्सरी है, हम लोग नर्सरी का जो स्टेज है रोपाई का, वो आपका 21 दिन से लेकर के 28 से 30 दिन का नर्सरी को हम लोग रोपाई कर सकते हैं। अगर लेट हो गई तो हल्का पीलापन आ जाता है, उसमें हम लोग फिर कुछ NPK का स्प्रे कर देंगे और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर देंगे। रोपाई करने के बाद एट द स्टेज ऑफ 15 to 20 डेज, जो कि हमारा फील्ड में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसका क्लिपिंग्स देखेंगे, उसमें जो है हम लोग जो भी घास जो जहाँ पर हम लोग रोपाई करते हैं छेदा करके, उस हल्की फुल्की घासें आ जाती हैं 15 डेज में 20 डेज में, तो उसको हम लोग प्लकिंग करवा देते हैं। लेबर से मैनुअली उसको करना पड़ता है, उसको प्लकिंग कर देते हैं। 15-20 डेज में हम लोग उसका वीड्स को निकाल दिए। वीड्स को, घास को निकालने के बाद हम लोग जब उसका स्टेज लगभग 1 महीने के पार हो जाएगा, 1 से 1.25 महीना, उसमें हल्की फ्रूटिंग, फ्लावर एंड फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो जो मेन वाला लत्तर जाती है तरबूज की, उसमें अगर 1-2 फ्रूट हम लोग को जहाँ भी दिख गया उसके बाद उसको हम लोग प्रूनिंग कर देते हैं। प्रूनिंग करने से ये फायदा होता है कि उसका जो ग्रोथ है वो वेजिटेटिव ग्रोथ में नहीं जा करके रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इन अदर जो उसमें लत्तर जो निकल रही है उसमें से उसमें फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमको उसमें हर पौधा में 1 से 2 इवन 3 फ्रूट तक हमको एक्स्ट्रा मिलता है, जिससे हमारा यील्ड जो है लगभग पर एकड़ में 10 से 15 टन हमारा बढ़ जाता है। ये लगभग रोपाई से 60 to 65 डेज में ये फल तैयार हो जाती है। फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है लगभग रोपाई के 25 दिन से, और ये फ्रूटिंग निरंतर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग तक चलते रहता है। तो हम लोग को वो सारा चीज़ पर ध्यान देते रहना पड़ता है। अब हम लोग आते हैं, ये हो गया हम लोग का मैनुअल प्रैक्टिस जो हम लोग करते हैं। उसके बाद अब हम लोग फर्टिगेशन कैसे करते हैं। रोपाई हुआ, रोपाई के 1 सप्ताह के बाद से हम लोग उसमें 19-19-19 को साथ में यूरिया के साथ मिला करके 19-19-19 प्रति एकड़ 2 kg और यूरिया 1.5 kg प्रति एकड़ हम लोग ड्रिप से उसमें चलाते हैं ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ। तो ये हम लोग का ऑल्टरनेट डेज देते हैं हम लोग 5 डेज, यानी कि कवरेज एरिया हो गया 10 डेज। 10 डेज में ऑल्टरनेट डेज देंगे तो 5 दिन हमको 19-19-19 और यूरिया का ये रेशियो में 2 kg 19-19-19 और 1.5 kg यूरिया को हमको ड्रिप के माध्यम से हम खाद को चलाते हैं। उसके बाद वो जब वेजिटेटिव टाइम पार हो गया तब फिर उसमें रोपाई का लगभग 17 दिन से लगभग 18-20 दिन के बाद उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है। तब हम लोग उसमें 1261-0 और 0050 1261-0 को हम लोग चलाते हैं। मेजर में 1261-0 हो जाएगा, 1261-0 2 kg पर एकड़, 0050 को 500 ग्राम यानी 500 ग्राम आधा kg प्रति एकड़, और यूरिया को 3 से 500 ग्राम का हमारा पोजीशन रहता है। उसको देखते हुए हम लोग ये तीनों को ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज में चलाते हैं। ये भी हमारा 10 डेज के दौरान चलेगा। ऑल्टरनेट डेज 1 दिन छोड़ करके हमको इस प्रैक्टिस को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि 5 दिन हमको ये डोज को हमको चलाना पड़ता है। ठीक जैसे फ्लावरिंग स्टेज पार कर गया उसके बाद आता है फ्रूटिंग स्टेज। ये भी 10 दिन का स्टेज होता है। फ्रूटिंग स्टेज के टाइम में हम लोग 1261-0 को कम कर देते हैं।
1261 को अगर हम 2 kg पहले दे रहे थे तो उसको 1 kg कर देंगे। 500 ग्राम हम पोटास दे रहे हैं तो उसको 300 ग्राम कर देंगे। यूरिया को भी 500 ग्राम दे रहे थे तो उसको भी हम 300 ग्राम से 250 ग्राम से 300 ग्राम कर देंगे। ये इसलिए करते हैं, यूरिया का परसेंटेज कम करते हैं ताकि उसका वेजिटेटिव ग्रोथ ना हो। वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली प्लांट जो है रिप्रोडक्शन में जाएगा, रिप्रोडक्टिव पोजीशन में जाएगा, तब वो अपना फल वल पकड़ना स्टार्ट करेगा। इसके बाद फ्रूट डेवलपमेंट का आता है। फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम में हमको बाकी सब खादों को कम करना है और हमको 13-0-45 को 2 से 2.5 kg प्रति एकड़ चलाना है और 500 ग्राम 1261 को हमको ड्रिप के माध्यम से चलाना है। ये इसका स्टेज रहेगा लगभग 12 से 15 दिन, यानी कि 7 दिन हमको ऑल्टरनेट डेज चलाएंगे तो हमारा 15 डेज कवर हो जाएगा। अब उसको फाइनल स्टेज जो आता है उसमें उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज, यानी कि जो फल हमारा पकड़ गया, जो बढ़ गया है, उसको पकने के लिए या उसमें मिठास बढ़े, इसके लिए हम लोग को पोटास चलाना पड़ता है। या कि 0060 भी यूज़ कर सकते हैं। 0060 अगर यूज़ करते हैं तो उसका मात्रा लगभग 3.5 से 4 kg प्रति एकड़ होगा। और अगर 0050 हम देते हैं तो उसकी मात्रा हमको घटा करके करना है, वो लगभग हमको 1.5 से 2 kg प्रति एकड़ हमको चलाना है। और साथ में 2 kg अगर 0050 चला रहे हैं तो उसमें हमको लगभग 700-800 ग्राम यूरिया चलाना है। और अगर हम 0060 चला रहे हैं तो हमको 3.5 kg 0060 चलाना है और 1 kg उसमें यूरिया चलाना है। तो इससे हमारा जो फल का यूरिया देने से फल का बढ़वार वेजिटेटिव माने ग्रोथ भी होगा और जो फल ब्लेड में पकड़ा है उसका ग्रोथ भी होगा। और जो 0060 या 50 देने से हमारा फल जो है मैच्योर होगा, पकेगा जल्दी, उसमें कलर बढ़िया आएगा और उसमें मीठापन जो है, वो स्वीटनेस जो है उसमें बढ़ जाएगा। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। सर आंधी में सब पूरा मखाना देख रहे हो, उलट गया पत्ता सब, पूरे बहुत नुकसान है। 5 एकड़ मखाना सर। यही मेरा वर्तमान था, ये वर्तमान भी है और यह भविष्य भी था, लेकिन सब कुछ समाप्त हो गया। अब देख ही रहे हैं कि ये सब जो है फल टूट के गिर गया है और ये सब सूख भी रहा है। मेरा भी फसल मकई बर्बाद हुआ है, गेहूं भी बर्बाद हुआ है। सबसे बड़ी हमारी क्षति है आम का जो बगीचा है वो हमारा 34 पेड़ उखड़ टूट के गिर पड़ा है। वर्तमान स्थिति में तो हम लोग तो लूट गए, हमारे पास तो कुछ बचा नहीं। अब दिनांक 21 अप्रैल को रात में 9:15 बजे से लेके 11 बजे के बीच में एक आंधी आई थी, जिसको पुरानी लोग जो हैं पुरानी अपनी भाषा में काल बैसाखी का नाम देते हैं। इसका उद्गम स्थल जो है वो नेपाल में था और इसने जो है कोसी के जो क्षेत्र हैं, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, इनमें सहरसा, इनमें तबाही मचाई है। और इसका असर ये देखने को मिला है कि खेती के क्षेत्र में जिन किसानों का मक्का था, वो मक्का जो है तकरीबन 15 से 20% हम कहें वो खेत में गिर चुका है। जो गेहूं की फसल पिछात कुछ किसानों की खेत में थी वो गिर चुकी है। जो आम की कुछ फसल थी, पौध थी, वो टूट के गिर चुकी है। केले की फसल में भी थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिला है। मखाना की जो फसल है उसके पत्ते उलट गए हैं। तो किसान बंधु, इस तरीके की जो क्षति हुई है इसको हम एक प्राकृतिक आपदा ही कहेंगे और इसको रोकने के लिए हमारे पास कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो है नहीं, जिससे कि हमें पहले पता चल सके। और जो भी किसान बंधु 15 नवंबर के बाद जिन्होंने मक्के की बुआई की थी, उनकी खेतों में ज़्यादा जो है इसका असर जो है देखने को मिला है। तो इस स्थिति में आप इतना ही कर सकते हैं किसान बंधु कि जो आपकी मक्के की फसल जिसमें दूध बालियों में, मक्के के बाली में जिन बालियों में दूध आ चुका था, उसकी तुराई करके आप निकट के बाज़ार में बेच सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं शहरों में मक्के की बालियाँ जो हैं खरीद के खाते हैं, तो इससे कुछ हद तक आपकी नुकसान की भरपाई हो सकती है। इसके बाद जो बिहार सरकार के कृषि विभाग से जुड़े हुए जो कर्मी हैं,
वो लगातार आपके क्षेत्र में भी दौरा कर रहे हैं और आपके नुकसान का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे भी संपर्क करके आप अपना जो है किस हद तक आपका नुकसान है वो उनको बता सकते हैं और उस पे जो क्षतिपूर्ति के लिए फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं उन फॉर्म को भर करके आप जिला कृषि पदाधिकारी जो आपके ज़िले में हो वहाँ तक आप अपने फॉर्म को भिजवा सकते हैं, जिससे कि आपके नुकसान की कुछ क्षतिपूर्ति हो सके। इसके बाद जो रास्ता निकलता है किसान बंधुओं वो ये है कि आप अपने नुकसान की भरपाई कम करने के लिए जो आगामी आपकी फसल है, जैसे अभी आप मूंग लगा सकते हैं, इस पे ध्यान दें कि किस तरीके से अपने खेत को जल्द से जल्द खाली करके जो आगामी हरी खाद के रूप में मूंग लगाना हो उसको आप लगाएं, जिससे कि आपकी खरीफ की फसल अच्छी हो सके। अगर आप ढैंचा लगाना चाहते हैं तो आप ढैंचा जल्द से जल्द लगा लें, जिससे कि आपकी खरीफ की फसल अच्छी हो। और उस जो आगामी फसल है उस पर कहीं कहीं ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि इस नुकसान की भरपाई हम आगामी जो हमारी फसल है खरीफ की फसल है उससे हम कर सकें, उसमें अच्छा उत्पादन लेकर के हम इस नुकसान की भरपाई कर सकें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। तो हमारे फसल उत्पादन पर उसके अच्छे प्रभाव आते हैं। किसान भाइयों एक बहुत और इसमें और तकनीकी बात आती है जो आप इस समय देख रहे हैं कि हमारी फ्लावरिंग स्टेज फसल की चल रही है, एक परागण की इससे बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया होती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि सुबह अगर हमारे किसान भाई सूर्यमुखी के मुंडक निकले हुए हैं उनमें एक रुमाल के माध्यम से अगर थोड़ा सा उसमें अगर घुमा देते हैं कि जो परागण होता है वो लगभग 100% हो जाता है, जिससे कि पूरे मुंडक में दाना भर जाते हैं और हमारा उससे उत्पादन अल्टीमेटली बढ़ जाता है। जहां तक किसान भाइयों इस सब के साथ साथ एक बहुत आती है फसल सुरक्षा की बात आती है। इसके लिए किसान भाई आप देख रहे हैं कि वर्तमान में भी देखा जा रहा है कि हमारी फसल में एक सूढ़ी लगी हुई है। सूढ़ी क्या करती है कि पहले शुरू में क्या करती है कि पत्तियों को खाती है और पत्तियों के साथ साथ तने में भी नुकसान पहुंचाती है, एक जाली के नुमा दिखाई पड़ने लगती है। इसके साथ जैसे ही हमारा मुंडक निकल आता है ये मुंडक पर ऊपर जाकर के मुंडक को खाना शुरू कर देती है, जो हमारे दुग्धावस्था जो मिल्क स्टेज बनती है उससे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ जाता है। तो आप इसको देखेंगे कि इससे हमारी कभी कभी फसल 70 से 80% तक केवल इस मुंडक छेदक कीट के माध्यम से प्रभावित हो जाती है। इसके लिए सफल प्रबंधन के लिए किसान भाइयों ये संसूचित की जाती है कि वो 1 से 1.5 ml तो मोनोक्रोटोफास ले लें। अगर मोनोक्रोटोफास नहीं है तो एक बहुत अच्छी दवा आ रही इम्डा के नाम से आती है, इम्डाक्लोपिड, उसकी 1 से 1.5 ml दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना करके प्रत्यक्ष छिड़काव कर देते हैं। तो आप देखेंगे किसान भाइयों कि हम मुंडक छेदक कीट से भी अपनी फसल को बचा करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से किसान भाइयों देखेंगे कि जायद में एक सफलतम उत्पादन के लिए सूरजमुखी के लिए जो ये तकनीकी बिंदु हैं का पूर्ण ध्यान रखते हैं। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अदरक की वैज्ञानिक बुवाई विधि पर जानकारी, ब्रायलर मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।